तो आगे का हमारा जो स्ट्रगल है, आज का समय जो है, उस पर बात करने के लिए मैं साथी चैलेंज जी को आमंत्रित करूँगा कि इनका इस समय क्या सोच रही है, इनका की और इनका जैसे ही संगठनों की क्या भूमिका है और हमारे सामने कैसी चुनौतियाँ हैं, हम कैसे उनसे जूझें। गार्गी जी, सभा के संचालक मनीष जी और यहाँ पर उपस्थित दोस्तों, साथी गार्गी चक्रवर्ती ने विस्तार से बताया वो कौन सा संदर्भ था और वो कौन सी ऐतिहासिक परिस्थितियाँ थीं जिनके गर्भ से इप्टा का जन्म हुआ था, और जिन परिस्थितियों और संदर्भों से आपका जन्म होता है, आपके मूल्य बोध भी उसी के द्वारा रचे जाते हैं, और उस मूल्य बोध को आज के तारीख में कैसे आगे ले जाने की ज़रूरत है, अब इसमें बातचीत करने के लिए हम आपसे संबोधित। मैं 2-3 बातें आपसे कहना चाहता हूं दोस्तों। संस्कृति के बारे में प्रेमचंद ने कहा था कि वो समाज के आगे, राजनीति के आगे चलने वाली मसाल है, संस्कृति, साहित्य, कला। तो वो तो एक जनरल स्टेटमेंट है और वो हमेशा से कायम है, कायम रहेगा आगे भी, और संस्कृति की भूमिका बदलेगी नहीं। लेकिन कभी कभी इतिहास के विशेष कालखंड में संस्कृतियों के रोल जो है सो बढ़ जाते हैं। आज के जो सबसे महत्वपूर्ण जो राजनीतिक प्रश्न है और जिस राजनीतिक गोलबंदी की तैयारी है, वो अपने को सांस्कृतिक प्रश्न के रूप में व्यक्त कर रहा है। कहने का गर्व यह है कि बीजेपी ने जिस तरीके से अपने आइडियोलॉजिकल हेजेमनी को एस्टैब्लिश करने के लिए जिस टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल किया, वो एक पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी नहीं है, वो एक सांस्कृतिक टर्मिनोलॉजी है, जिसको हम कह रहे हैं कि हम इस देश के अंदर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की स्थापना करना चाहते हैं। तो पॉलिटिक्स के मुकाबले इस समय अपेक्षाकृत संस्कृतिक कर्मियों की भूमिका ज़्यादा बढ़ जाती है। सांस्कृतिक कर्मियों की भूमिका हमेशा रहती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इतिहास के कुछ खास क्षण होते हैं जिसमें संस्कृति जो है सबसे मुखर रूप से अपने समय के पॉलिटिकल प्रश्न को एड्रेस करता है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि दुनिया के अंदर जब जब फासिज्म आया तो सबसे पहले आक्रमण के शिकार होने वाले लोगों में संस्कृति कर्मी ही थे। लेखक मारे गए, कवि मारे गए, किताबें जलाई गई, इतिहास पे आक्रमण किया गया। कहने का गर्व यह है कि उसके पॉलिटिकल टारगेट बाद में फिक्स किए गए, जिसमें गिरफ्तारियां हो, फलाना हो, उनका रिप्रेशन हो, उससे पहले वो अपना टारगेट फिक्स करते हैं। और वो टारगेट है मनुष्य के रूप में जैसे साहित्यकार और उनकी सृजनशीलता। और इसीलिए किताबों पे भी आक्रमण होता है, इसीलिए इतिहास पे भी आक्रमण होता है, और इसीलिए तमाम किस्म की चीज़ों पे आक्रमण की प्रक्रिया जारी हो जाती है। इसीलिए इतिहास के इस कालखंड में एक बहुत ही जरूरी लड़ाई को लड़ रही है। सांस्कृतिक रूप से जहाँ वो लड़ रही है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अवधारणा से। ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अवधारणा असल में है क्या? ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अवधारणा असल में सत्ता को बनाए रखने के लिए पुराने जो मूल्यबोध थे, जो मनुस्मृतियों के गर्भ से निकले थे, जो ब्राह्मण ग्रंथों के गर्भ से निकले थे, और तत्कालीन कालखंड में जिनको जैसे इस देश के अंदर के अनिश्वरवादी दर्शन ने चुनौती दी थी, चाहे वो सांख्य न्याय वैशेषिक की परंपरा रही हो, चाहे चारवाक की परंपरा रही हो, जो चुनौतियां उधर से उनको मिली, उन चुनौतियों को सबसाइड करते हुए सत्ताधारी वर्ग को सस्टेन करने के लिए जो एक आइडियोलॉजिकल बेसिस तैयार होता है, उस बेसिस को तैयार करने में कल्चर और संस्कृति की बड़ी भूमिका होती है। इसीलिए समाज के अंदर दो तरह के सांस्कृतिक मूल्यबोध साना बसाना चलते रहते हैं। एक सांस्कृतिक मूल्यबोध होता है जो इस बात की पैरोकारी करता है कि ईश्वर के समान है और राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है, राष्ट्र एक महानतम लक्ष्य और आदर्श है, और इस राष्ट्र के महानतम लक्ष्य और आदर्श पे लाखों लाख कुर्बानियाँ दी जा सकती हैं, लेकिन राष्ट्र आखिरकार उनके लिए अमूर्त सत्ता ही होती है, वो कोई मूर्त चीज़ में अभिव्यक्त नहीं होती है। और इस अमूर्त सत्ता को एड्रेस करना बहुत आसान होता है। एक दफ़े नेहरू जी काशी के विद्वत परिषद में बोल रहे थे, तो वहाँ बोलते हुए उन्होंने कहा कि मैं भारत का एक नक्शा देखता हूँ जिसमें एक सुंदर सी औरत हाथ में त्रिशूल लेकर खड़ी है। काश की भारत माता इतनी ही सुंदर होती तो कितना अच्छा होता। लेकिन जब जब मैं ऐसी किसी भारत माता का ध्यान करता हूँ तो मुझको चिथड़ों में लिपटी हुई एक औरत दिखलाई देती है जिसकी पसलियाँ गिनी जा सकती हैं। कमोबेश आज का राजनीतिक यथार्थ यही है। लेकिन इस भारत माता से मोहब्बत करना बड़ा आसान है। इस भारत माता से मोहब्बत करने के लिए आपको सचिन के छक्के पे ताली बजाना पड़ता है। इस भारत माता से मोहब्बत करने के लिए ऐश्वर्या राय अगर रैंप पे कैट वॉक कर रही हो और हिंदुस्तान की कोई लड़की दुनिया के सुंदर लड़कियों में शुमार हो गई हो और आपकी छाती में देशभक्ति का बुलबुला फूटे तो सीटी बजाने का मौका निकल आता है।
इस भारत माता से मोहब्बत करने के लिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच मैच हो और पाकिस्तान हार जाए तो नेशनलिज्म को सेलिब्रेट करने के लिए चीयर्स कहने का मौका निकल आता है। कहने का गर्व ये है कि वो एक ऐसी राष्ट्रवाद प्रस्तुति आपके आगे करते हैं जिसमें जीवन का यथार्थ तो नहीं होता है, लेकिन सेलिब्रेट करने के लिए बहुत कुछ होता है। मैंने इसमें मज़ा ही मज़ा है, करने के लिए कुछ नहीं होता है। उसके बरक्स जब आप एक खास किस्म की सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की वकालत करते हैं जिसके जड़ में जनता है, लोगों के प्रति दया है, करुणा है और मुक्ति और समता के मूल्य हैं, वो राष्ट्रवाद जो है इस तरीके का खोखला नहीं होता है। जब हम भारत माता कहते हैं तो वो दिल की तरह धड़कती हुई एक जिंदा चीज़ है जिसमें 140 करोड़ लोग सांसें लेते हैं, जिनकी ज़िंदगी की अपनी अदियतें हैं, तकलीफ़ें हैं, मुश्किलें हैं। और ये भारत माता अपने को व्यक्त करती हैं नदियों के रूप में, पहाड़ों के रूप में, जंगलों के रूप में। पहाड़ जो नंगे कर दिए गए, जंगल जो काट दिए गए, नदियाँ जो नाले से बदतर हो गई, और तब भारत माता आर्तनाद करती हुई आती है और वो अपने बेटों को आवाज़ लगा के कहती है कि मेरे चाहने वाले मेरे महबूब बेटे कहाँ हो, मेरी इस दुर्दशा को कुछ तो बोलो। लेकिन जब आप इस भारत माता से मोहब्बत करते हैं तो आपके कंधे पे बदमजा किस्म की जिम्मेवारियाँ चली आती हैं, आपके मुंह का जायका खराब हो जाता है और आपके पैर धरती के कठोर चट्टान से टकरा जाते हैं, और तब इस भारत माता को कोई पूछता ही नहीं है। इसीलिए जिस परसेप्शन की बात कर रही थी, राष्ट्र की जिस अवधारणा को गढ़ने की कोशिश स्पिरिट ऑफ इंडिया का जिसका जिक्र कर रही थी गार्गी जी, वो स्पिरिट ऑफ इंडिया जैसे किस तरीके से रिप्रेजेंट होता है और उस स्पिरिट ऑफ इंडिया को डाइल्यूट करके किस तरीके से एक जैसे फॉल्स कंससनेस की निर्मित करने की तैयारी की जाती है और अंततः उस फॉल्स कंससनेस को जीतने में मदद मिलती है मल्टीमीडिया चैनल के जरिए से और वर्चुअल रियलिटी के दुनिया के जरिए से। तो एक तरफ तो ये खेल चल रहा है, इस खेल की का मतलब रुख क्या है, ये खेल इस तरीके से भी चलता है कि फॉल्स रियलिटी और फॉल्स कंससनेस से फाइट करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है जीवन के प्रश्न, लोगों के रसबोध और रसानुभूति को जैसे सस्टेन करना और उनके अंदर जीवन के प्रति ललक और भविष्य के प्रति संभावना और साथ ही साथ उम्मीद को जगाए रखना। तो कला उम्मीदों को जगाने का काम करती है। सौंदर्य और क्रांति के बीच क्या रिश्ता है? मनुष्य के सौंदर्य बोधात्मक चेतना की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति क्रांतिकारिता है। वो इन अर्थों में कि जब मनुष्य सुंदरता से अभिभूत होता है तो सुंदर देखने की कामना जब सबलाइन हो जाती है तो वो सोचता है काश की एक बेहतर दुनिया होती, काश की आंखों के लिए एक हसीन नज़ारा होता। और इस हसीन नज़ारे की कामना की अभिव्यक्ति फैज कैसे करते हैं? कहते हैं कि तेरे जुल्फों के साये के पार एक दुनिया है जहाँ बच्चे बिलख रहे हैं, काश की ये ज़िंदगी तुम्हारे जुल्फों के साये के नीचे गुजर जाती तो बेहतर होता। लेकिन यहाँ बैठने की फुर्सत नहीं है, वो फुर्सत से वहाँ बैठने की एक बेहतरीन दुनिया चाहते हैं। ये नहीं है सिर्फ वो दुनिया बदल देना चाहते हैं, जिस महबूब को आप चाहते हैं उसके साथ फुर्सत से बैठने के लिए भी आपके अगल बगल में हसीन नज़ारे हों, जब लाशों के जलने की गंध आ रही हो, चारों तरफ बच्चे चीख और चिल्ला रहे हों, जैसा कहते हैं फैज कि क्या कहते हैं फैज कहते हैं कि वो मुझसे पहली से मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, हमने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गम दहर का झगड़ा क्या है, तेरे चेहरे से है आलम में बहारों का सवाद, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। फिर वो कहते हैं बदल जाते हैं, वो कहते हैं यूं न था मैंने फ़कत चाहा था कि यूं हो जाए, जमाने में और भी गम है मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी वस्ल के राहत के सिवा, तेरा हुस्न अभी भी दिलकश है मगर क्या की जाए, लौट आती है इधर को भी नज़र क्या की जाए, अनगिनत सदियों के वही माना तिलिस रेशम वतलस कम खाब में बुनाए हुए, जा बजा पूछो बाजार में पिटते हुए जिस्म, खून में लिटरे हुए खाक में नहलाए हुए। तो वो कह ये रहे हैं कि अगर खून में लिटरी हुई और खाक में नहलाई हुई दुनिया हो तो वो मनुष्य जिस काम के लिए सबसे बेहतर इस धरती पे आया है कि धरती के आसमान को, धरती की हवा को और अपने सहजर को वो साथ साथ अपने कंधे के बगल में महसूस करे और अपनी ऐन्द्रिक इच्छाओं की भी पूर्ति के लिए उसके पास भरपूर इच्छा हो, इस इच्छा के लिए भी मौका फराहम करने की जो ज़रूरत है वो एक खास किस्म के पर्यावरण की मांग करता है। तो आपके सौंदर्य चेतना की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति आपकी क्रांतिकारिता होती है। और क्रांतिकारिता के लिए एक और चीज़ की ज़रूरत होती है, क्रांति के ऊंच में करुणा बैठी हुई है, करुणा क्रांति की माँ है। तो हम अपनी संस्कृति के जरिए से, अपने कलात्मक अभिव्यक्तियों के जरिए से इसी करुणा की मांग करते हैं। ये करुणा का सोता हाल के दौर में सूख गया है। इस करुणा के बरक्स
बजाबता राज सत्ता के द्वारा हमको ऑफर किया जा रहा है, एक सैडिस्टिक प्लेजर ऑफर किया जा रहा है। लोग गिड़गिड़ाते हैं हाथ जोड़ के और लगता है कि पृथ्वीराज चौहान के बाद पहली दफ़ा देश का दुश्मन हमारे पैर के नीचे बैठ के गिड़गिड़ा रहा है। और ये सैडिस्टिक प्लेजर इतना शानदार है कि आप पूछते हैं बोलिए आपका नाम क्या है, और कोई पगला आदमी नाम नहीं बता पाता है तो उसको थप्पड़ से पीट के आप मार देते हैं और वो मर जाता है और आप तुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि राष्ट्र के श्रेष्ठता के गौरव बोध और उसके अहंकार से आपका दिल भरा हुआ होता है। इसके कंटेम्प्रेरी आप क्या ऑफर करना चाहते हैं? तो हमने अभी एक यात्रा निकाली जिसका नाम था ढाई आकर प्रेम का, तो उसके बरक्स हम जैसे उसको कबीर की परंपरा ऑफर करते हैं, हम उसको मोहब्बत की पूरी परंपरा ऑफर करते हैं और कहते हैं दुनिया ऐसे खूबसूरत होती है तो आप एक सपने में ही सही, लोगों की इच्छा में ही सही, एक काउंटर दुनिया रचते रहते हैं। कला और संस्कृतियाँ एक खूबसूरत दुनिया का ख्वाब सजाती रहती हैं और जिसकी कामना जैसे दिल में जितना उद्दात और उद्दाम होता जाता है आपकी सक्रियता दूसरी बढ़ती जाती है। और ये ललक जब एक्सेप्टेबल आइडिया के रूप में सब किसी के छाती का हिस्सा हो जाता है तो विचार के ऑब्जेक्टिव रियलिटी में ट्रांसलेशन के प्रोसेस की पूर्णता होती है और आखिरकार वो विचार जैसे एक भौतिक ताकत बन जाती है और इस भौतिक ऊर्जा के जोर से नई सामाजिक लड़ाइयों के सिलसिले की शुरुआत होती है। तो कला और संस्कृतियाँ अपने समय के जो युद्ध हैं वो सीधा सीधी तौर पर किसी पॉलिटिकल स्लोगन के जरिए से नहीं बल्कि इन्हीं सपनों और इन्हीं दुनियाओं को रच के जैसे मैसेज देने का काम करती है और ये मैसेज उनको आकर्षित करता है। क्योंकि आखिरकार हत्यारा आदमी भी जब घर लौट के जाता है तो अगर उसके छाती में थोड़ी सी जगह बची है और मनुष्य होने के रूप में उसकी जो बुनावट प्रकृति ने बनाई है, जो उसके डीएनए और आरएनए में शामिल है। क्यों शामिल है कि उसके डीएनए और आरएनए में? वो इसलिए शामिल है कि आदमी का बच्चा इतना आसक्त होता है कि अगर उसको पैदा करने के बाद अगर छोड़ दीजिए ज़मीन पे तो उसको चींटी मार के खा जाएगी। अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम से दुनिया को चलना होता और मनुष्य को बचना होता तो सेक्सुअलिटी काफ़ी थी, लेकिन जब आप छोड़ के चल दीजिएगा तो उसके बाद उस बच्चे को जिंदा रहने के लिए भी जैसे किसी खास किस्म के देखभाल की ज़रूरत है। वो रोता है और आपके छाती में पानी उतर आता है और आप दौड़ पड़ते हैं उसकी तरफ। तो यही वो संभावना है। वो जब घर लौट के जाता है तो उसकी वहाँ एक बेटी है, वहाँ उसकी एक पत्नी है, जहाँ उसका एक भाई है। हो सकता है कि उससे वो कुछ सवाल कर रहा हो और वो मोहब्बत उनको एक्सपोज कर दे। तो कला और संस्कृतियाँ उसको एक्सपोज करने का काम करती हैं। और क्या होता है, कभी कभी जब दोस्त चार इकट्ठे होते हैं तो आपस में बात करते हुए कहते हैं यार ज़िंदगी में मज़ा नहीं आ रहा है, क्या करना चाहते हैं पता ही नहीं चल रहा है। आप अनमनस्क से रहते हैं, उदास से रहते हैं। कभी कभी कोई नाटक का एक ऐसा दृश्य देखते हैं कि वो दृश्य आपकी छाती में बैठ जाता है, वो प्रेम, और एक बैक आपके अंदर से एक आवाज़ आती है। आप कहते हैं अरे यही तो वो चीज़ थी जो हम अपनी ज़िंदगी से चाह रहे थे। तो आपके इच्छाओं का आपसे प्रत्यक्षीकरण कराती है कला। आपकी दबी हुई आकांक्षाएँ जो आपसे पहचानी नहीं जाती हैं, आपके सौंदर्य की जो भूख है जिसका नाम आप ले नहीं पाते हैं, जिसकी तस्वीर आप बना नहीं पाते हैं, उसकी बनी बनाई तस्वीर जब कभी मंच पे दिखाई पड़ती है तो आपको ज़िंदगी के लिए मकसद मिल जाता है। इसीलिए इस दौर की जो सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई है वो कला और संस्कृति के जरिए लड़े जाने की ज़रूरत है और इस लड़ाई को लड़ना ही पड़ेगा। सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ आप जैसे इस राष्ट्र के जो अहंकारी राष्ट्रवाद है, जो घृणा ऑफर करता है, जो नफरत ऑफर करता है, जो मनुष्य को कुछ भी ऑफर नहीं करता है, कुल मिला के वो एक वहशत ऑफर करता है। उस वहशत के खिलाफ न सिर्फ आप एक सुंदर दुनिया उसको आप देना चाहते हैं बल्कि स्वयं स्वतंत्र चेता मनुष्य की हैसियत से न सिर्फ देश के अंदर आप स्वतंत्रता की कामना बचाए रखना चाहते हैं, व्यक्ति की आज़ादी बचाए रखना चाहते हैं, बल्कि आप ये भी कि मनुष्य के बीइंगनेस की भी रक्षा करना चाहते हैं। बाजार जब इतना डिक्टेटोरियल हो जाए कि वो आपके आदतों का नियंत्रण करने लगे, आपकी इच्छाओं का नियंत्रण करने लगे, तो मनुष्य के रूप में आपकी चेतना की वजह से स्वतंत्र फैसले लेने की जिस हैसियत का आपको जन्म हुआ था, जानवर तो नहीं कहता है कि हम आज जैसे खीर खाएंगे, उसको जो ऑफर किया जाता है वो खाता है।
नहीं, आप जब अपनी इच्छा की अभिव्यक्ति करते हैं तो आप ये असर्ट करते हैं कि आप एक खास किस्म के प्राणी हैं। लेकिन जब कहा जाता है यही है राइट चॉइस बेबी, और उस राइट चॉइस के अडॉप्शन के लिए आप बाध्य हो जाते हैं, तो ये आपके चयन के अधिकार का परिसीमन भी है। और जब इस अधिकार को परिसीमित कर दिया जाता है तो मनुष्य के रूप में आपके बीइंगनेस और अहिंसा का ये निगेशन भी है। इसीलिए मनुष्य के रूप में अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए भी इस लड़ाई का न सिर्फ राष्ट्र के हित की रक्षा के लिए, न सिर्फ देश के लिए, न सिर्फ नफरत के खिलाफ, बल्कि मनुष्य के रूप में मनुष्य होने की जो गरिमा है उसकी रक्षा के लिए भी ये जरूरी है। कैसे जरूरी है? जरूरी ये है कि मैं कभी कभी कुछ रूपक का इस्तेमाल करके बात करना चाहता हूँ। एक लड़का है, घर से निकला, उसकी माता जी ने सोचा कि बेटा ट्रेन में जा रहा है, उसको जैसे खाने की ज़रूरत पड़ेगी तो वो पूड़ी और सब्जी लपेट के अखबार में बांध के दे देती है। अब वो बैठता है जहाँ पे, वहाँ एलिट किस्म के कुछ लोग बैठे हुए हैं, लड़के लड़की, रेगुलर का जींस है, रेबन का चश्मा है, साथ में मोंटो कार्लो का स्वेटर है, रीबॉक का जूता है। वो बेचारा सोचता है कि इसके सामने पोटली खोलें तो कैसे खोले, जो तो बड़ा बैकवर्ड हमको समझेंगे। ये है फॉल्सिफाइड आइडिया का असर। अब वो बैठा है चुपचाप, उधर से 8 आने का आलू अंकल चिप्स के नाम पे 10 रुपया में लेके खा के जेंटलमैन हो जाता है। माँ की ममता भी है, पेट में भूख भी है, फिर भी पोटली बंधा का बंधा रह जाता है और अंकल चिप्स बिक जाता है। दिस इज द डिक्टेशन ऑफ द मार्केट। ये है मार्केट का आदेशात्मक स्वर। तो मार्केट के इस आदेश से जब आप संचालित होते हैं तो ये अपने आप इसमें तो जुलूस निकाल नहीं सकते हैं, इसमें तो कोई प्रदर्शन चलेगा नहीं कि हमको जैसे लेज खाने के लिए कह रहा है, कहा तो रहा नहीं है डंडा लेके, तो वहाँ कहीं जैसे कुछ आपके पास जगह नहीं है। तो कुछ ऐसी लड़ाइयाँ हैं जिनको सिर्फ संस्कृति ही लड़ सकती है, उसको पॉलिटिकल एजेंडा के। जैसे बहुत बार हमसे ये पूछा जाता है कंज्यूमरिज्म के आप शिकार हो गए हैं, तो ये जो कठिन टर्मिनोलॉजी है, इस कठिन टर्मिनोलॉजी को कैसे बताएं उनको? क्या है कंज्यूमरिज्म? टीवी का होना कंज्यूमरिज्म है, आपके घर में फ्रिज है ये कंज्यूमरिज्म है, आप कार पे चढ़ते हैं ये कंज्यूमरिज्म है। कंज्यूम करने में कंज्यूमरिज्म नहीं है दोस्त। किसी से आपकी 10 साल बाद किसी दोस्त से मुलाकात हो और आपसे पूछें कि क्या हाल है भाई तुम्हारा, और वो बड़ा उदास होकर कहे कि अरे हाल क्या बताएं, इतना दिन तो गुजर गए, वो कार नहीं खरीद सके। जैसे उसने कार नहीं खरीदा तो उसके जीवन के होने का कोई अर्थ नहीं रह गया। जैसे कि कार ही में ज़िंदगी बसती हो। कहने का मतलब यह है कि बेटा मर जाए और मन खाली खाली हो जाए तो बात समझ में आता है। पत्नी जिससे निभाने का वादा था उससे निभे नहीं तो उदासी घेर ले और ज़िंदगी के अंदर व्यर्थता का बोध पैदा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन लौकिक चीज़ों के प्रति इतना प्रबल आकर्षण कि उसके न होने से मन सूना सूना हो जाए, तो इस आइडिया को कंज्यूमरिज्म कहते हैं। इस आइडिया को कौन काउंटर करेगा? इसको पॉलिटिकली काउंटर किया जा सकता है क्या? तो मन खाली खाली हो जाए चीज़ों के न होने से, वो इतना दरिद्र बना देता है, आपको सांस्कृतिक बोध से इतना शून्य बना देता है और ज़िंदगी की घेरेबंदी इतनी छोटी हो जाती है। एक विशाल मनुष्य जो ग्रह नक्षत्रों की यात्रा करता है, जो पता नहीं कहाँ कहाँ जाने की कामना करता है और पता नहीं अपनी कल्पना की उड़ान को दौड़ा के कहाँ तक ले जाता है, वो पर्वत के शिखरों तक पहुँच जाता है। वो इतना परिसीमित हो जाता है कि उसके पास एक छोटी सी चीज़ के न होने की वजह से उसको लगता है कि ज़िंदगी, यानी ज़िंदगी के अर्थ को बहुत घेरेबंदी में बांध दिया जाता है। ये लाइफ को रिड्यूस करता है मार्केट। और क्या करता है मार्केट? मार्केट आपके अनंत भोग की लालसा का बराबर आवाहन करता है, और इस भोग की लालसा के जो इम्प्लीकेशंस हैं वो इम्पीरियलिज्म में तो है ही, माल से पटे हुए बाजारों में तो है ही, लेकिन इस भोग की इच्छा का दूसरा इम्प्लीकेशन पर्यावरण के नाश में है। क्योंकि हर आदमी को अपने लिए एक प्राइवेट नदी चाहिए, हर आदमी को अपने लिए एक प्राइवेट जंगल चाहिए। तो ये कैसे होता है? हम जब छोटे थे तो मेरी माता जी कहा करती थी कि रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पी, वो देख पर आई चुपड़ी मत ललचाओ जीव। अगर आप नहीं ललचाइएगा तो बाजार में जो अनाप शनाप चीज़ों की भीड़ लगी हुई है उसका खरीदार कहाँ से आएगा? आपकी अतृप्ति और तृष्णा के रेगिस्तान में इस बाजार का विस्तार है। इसीलिए ये बाजार आपको कंटेंट नहीं होने देता है। पहले कहा जाता था कि फलाने के दुकान की लस्सी इतनी ज़बरदस्त है, एक दफ़े पी लीजिए तो दिन भर मिजाज बना रहता है। अब वो कहते हैं इतना ज़बरदस्त हमारा प्रोड्यूस, एक बार पियो तो फिर पीने का मन करता है। ये दिल मांगे मोर। तो पानी प्यास बुझाने के लिए नहीं, पानी प्यास बढ़ाने के लिए। अब कल्पना कीजिए कि हम एक ऐसी दुनिया बना लें जहाँ प्यास लगे और पानी बरसे और पिए तो और प्यास बढ़े। ये कितनी रंगहीन दुनिया होगी, ये कितनी क्रूर दुनिया होगी, और इस दुनिया के अंदर रहने वाले लोगों की हालत क्या होगी। तो ये जो दुनिया रचा जा रहा है, इस दुनिया के खिलाफ प्रतिरोध का जिम्मा जो है ये पॉलिटिकल से ज़्यादा कल्चरल है।
इसीलिए कल्चरल फ्रंट की ड्यूटी आज के तारीख में बढ़ी हुई है। एक बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ। और मैं क्या कहना चाहता हूँ, हम ये कहना चाहते हैं कि कल्चरल फ्रंट का काम ये भी है कि वो गीतों को बचाए, क्योंकि ये गीतों की हत्या का दौर है। गीतों की हत्या का दौर इसलिए मैं कह रहा हूँ कि गीतों से मूल्य गायब हैं और बाजार में भौतिक चीज़ों के जो भोग की आकांक्षा है, उसी भोग की आकांक्षा की अश्लील और निर्लज अभिव्यक्तियाँ हैं। 3:30 बजे चले आने का कहीं बुलावा है, कहीं जैसे देह का जैसे आद्योपांत वर्णन है। आद्यो मैंने ऊपर से लेके नीचे तक जैसे वर्णन, हम इस वर्णन के बहुत खिलाफ नहीं हैं, लेकिन सवाल यह है कि देह जैसे सिर्फ भोगने के लिए है या मनुष्य की आंतरिक और भी कोई चीज़ है। तो इस आंतरिक रूप से जो दरिद्रता आपके मन में पैदा किया जा रहा है, जिंदगी तो है तो, लेकिन बहुत बेचैन है, और इस बेचैनी के गर्भ से कई विद्रोह फूटते हैं। जब इकट्ठा होता है तो वो विद्रोह एक रास्ता लेता है, नहीं होता है तो वो हिप्पी मूवमेंट बन जाता है, वो किसी बाबा के शरण में चला जाता है। यही मन का सूनापन है जो बाबाओं की दुकान भी चलाता है, यही मन का सूनापन है जो ड्रग एडिक्शन भी पैदा करता है, यही मन का सूनापन है जो मोदी के लिए जमात भी पैदा करता है, क्योंकि ज़िंदगी को लक्ष्य मिलता है, और यही मन का सूनापन है जो विद्रोह भी पैदा करेगा। मन के इस खालीपन को भरने के लिए कौन आएगा, सवाल इसका है। मन तो खाली है सबका, क्योंकि ज़िंदगी नहीं है, भविष्य नहीं है, सपने नहीं है, और सिवाय घृणा को तब वो एक क्या देते हैं, वो जैसे एक हिंस्र मजा देते हैं, सैडिस्टिक प्लेजर देते हैं, किसी को पीटने का मजा, किसी को गिड़गिड़ाते हुए देखने का मजा, क्योंकि कला का मजा जब खत्म हो जाता है, महबूब से मिलने की आकांक्षा जब सिर्फ भौतिकता तक सीमित रह जाती है, और उसमें से ऐन्द्रिकता के अलावा जो है लोलुप ऐन्द्रिकता के अलावा जब कुछ नहीं बचता है, तो वो आपको बनाता ही है हिंस्र। इतना भोगवादी कि आपको प्रत्येक क्षण जैसे प्लेजर के लिए एक एडवेंचर चाहिए, और वो एडवेंचर के लिए आपको दुश्मन ऑफर करते हैं, अपने पॉलिटिकल पर्पसेज के वजह से ऑफर करते हैं, और वो दुश्मन गढ़ लेते हैं दुश्मन, इसलिए कि उसी दुश्मन के जोर से आजकल जो है वो जो नफरत है, और देश आजकल नफरत जो है वो राष्ट्रवाद, आजकल जहर की गोली समझिए कि देशभक्ति के चाशनी में डुबो के बेची जा रही है। उसको ऐसे आप समझ सकते हैं कि आजकल जहर की गोलियों का सौदा जो है देशभक्ति के चाशनी में डुबो कर किया जाता है, और उस मीठे स्वाद के आस्वादन के लिए पूरी दुनिया दौड़ी चली जा रही है। इसीलिए ये दुनिया को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई इतिहास से उनको डर लगता है। क्यों इस डर लगता है? क्योंकि इतिहास जैसे फैक्चुअल रियलिटी पे आधारित होता है, और जब आप फैक्चुअल नरेशन करते हैं तो उसमें अच्छा भी आता है, बुरा भी आता है, जो आपको पसंद आए वो भी आता है, जो आपको नापसंद आए वो भी आता है। लेकिन तानाशाही जब पॉलिटिक्स की प्रवृत्ति हो जाती है, तो ये तानाशाही और ये एरोगेंस कहता है कि हमको ये नापसंद है। ये हिंदू राष्ट्र के महान गौरव की गाथा का आईना नहीं है, और चूंकि ये आईना नहीं है और ये आईना राजा को नापसंद है, इसलिए इतिहास की किताबों को नष्ट हो जाना चाहिए। यानी सत्य से ऊपर जब किसी ऑथोरिटेरियन रिजीम की आकांक्षा उसके सरफेस पर तैरने लगती है, तो वहाँ से इतिहास की किताबों के खिलाफ लड़ने की इच्छा का जन्म होता है। तो उसकी जो पूरी साइकोलॉजी है वो इसी तरीके से चलती रहती है। इसीलिए ये बहुत ही कठिन दौर है साथियों, और इस कठिन दौर में गीत गाना, मोहब्बत के गीत गाना, जिंदगी के गीत गाना, अमन के गीत गाना, भूख के खिलाफ भात के गीत गाना, रात के खिलाफ सुबह के गीत गाना, और उम्मीदों को जगाए रखना एक काम है। लड़ने के लिए आह्वान तो करना ही है, लेकिन लड़ने के लिए आह्वान से ज़्यादा उनको ये बताना है कि ज़िंदगी हर हमेशा मृत्यु से शक्तिशाली हुआ करती है। ये लाइन एक बैग मेरे दिमाग में आया जूलियस फ्यूचिक के किताब से। जूलियस फ्यूचिक जेल के शिक्षकों के पीछे बंद हैं। नोट्स फ्रॉम द न्यूज ऑफ द गैलोज बुक में लिखते हैं कि अब जब मैं मृत्यु के चंद कदम पे फासले पे खड़ा हूँ, तो मुझको ये पता चल रहा है कि मेरे इस शिक्षे में बंद होने के बावजूद तीलियों के पीछे छोटे छोटे बच्चे स्कूल जा रहे होंगे, और उनके नन्हे नन्हे पैरों के थाप से धरती अद्भुत संगीत का सृजन कर रही होगी। तुम एक जगह पे ज़िंदगी को दबाओगे तो वो सैकड़ों दूसरे स्थानों पे अपनी पूरी ताकत के साथ फूट निकलेगा, और उसी को प्राक्रांत से फैज कहते हैं। कफस है फकत बस में तुम्हारे, कफस है फकत बस में तुम्हारे, नहीं है बस में तुम्हारे फसले गुल पे बहार का मौसम। तानाशाह के कब्जे में जेल खाने तो जरूर होते हैं,
लेकिन बाहर के आने के मौसम पे किसी का कब्जा नहीं है, बुलबुलों के आवाज़ पे किसी का कब्जा नहीं है। और ये ज़िंदगी की आवाज़ है। ज़िंदगी की इसी आवाज़ को ज़िंदगी के बीच लेके जाना है, उसको ज़िंदगी से मिलाना है। और ज़िंदगी जब इन आवाज़ों से मिलेगी तो वो ज़िंदगी के लिए एक बेहतर ज़िंदगी की इच्छा की मांग करेगी और वो समता, स्वतंत्रता, न्याय के मूल्य होंगे। ये आज़ादी के 75 साल का मौका है। 75 साल के इस मौके पे स्वतंत्रता संग्राम के गर्व से जो साझा मूल्य बोध पैदा हुए, जीवन के प्रति जो ललक पैदा हुई, असल में आज़ादी का आंदोलन भी तो सपनों का मिलना जुलना था, एक व्यापक आख्यान था सपनों का। अलग अलग सपने थे, उम्मीद थी, अलग अलग इच्छाएं थी और इन सब इच्छाओं में दो तरह की इच्छा थी। एक इच्छा थी कि हिंदू राष्ट्र बने, एक सपना मनुस्मृति का सपना था, एक सपना गोलवलकर का सपना था, एक सपना सावरकर का सपना था। वो एक लाइन में खड़ी थी और कम्युनिस्टों का सपना था, कांग्रेसियों का सपना था और दूसरे लोगों का सपना था। गो कि उन सपनों में थोड़ा बहुत इधर उधर था, लेकिन उन सपनों की साझा अभिव्यक्ति में एक सहमति तो जरूर थी कि समता, न्याय के आधार पर एक समाज का निर्माण हो। समता की शब्दावली की व्याख्या में शायद अंतर विरोध हो, लेकिन कुल मिला के ब्रॉडली एग्रीएबल आइडिया ऑफ इंडिया जो था, उस ब्रॉडली एग्रीएबल आइडिया ऑफ इंडिया को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिप्रेजेंट कर रहा था। तो हम उसी ब्रॉडली एग्रीएबल आइडिया ऑफ इंडिया की वकालत करते हुए हिंदू सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जो बात की जा रही है उसका मुकाबला कर सकते हैं। इसीलिए अपने लिए नए गीतों, और दूसरी बात जो अंततः मैं कहना चाहता हूँ कि फ्रंट पे लड़ने के लिए सिर्फ क्रांतिकारी गीतों की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, आपको पूरा एक एस्थेटिक पैकेज जैसे उपलब्ध कराना पड़ेगा। आप ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं नौजवान लड़के से कि वो लाल शर्ट पहन के जाए और जैसे कहे कि लाले लाले झंडवा के लाल सिनेमा चले गोलिया के सामने उल्टान सिनेमा। हम लोग देहात में गा लेते हैं, खुश हो लेते हैं। ये गीत भी हमारी ज़रूरत के हिस्सा जरूर हैं। ये लड़ाई के फ्रंटल मोर्चे पे गाए जाएंगे जब इतिहास के राजमार्ग पे इतिहास की बदलने वाली शक्तियाँ चल रही होंगी, तो ट्रम्पेट और तुरही के धुन के साथ साथ ये गीत तो गाए जाएंगे। लेकिन रोज़ युद्ध का मैदान नहीं है, किसी के मनोहार के गीत भी चाहिए। इसलिए फैज़ के गीत हैं, शाहिर के गीत हैं और दूसरे गीत हैं। उन सब गीतों को कंपाइल करके आपको पूरा उसके एस्थेटिक्स का एक अल्टरनेटिव पैकेज उपलब्ध कराना इप्टा का काम है। और इसीलिए इन गीतों का गाना अभी के समय में क्रांतिकारिता है। कोई ऐसा नहीं है कि आप स्केप कर रहे हैं, एक बात। और दूसरी बात जो अंततः हम कहना चाहते हैं वो ये है कि जब गार्गी जी जब बोल रही थी तो उनके संवेदन के पहले भाग में इन्होंने बताया कि वो कौन सी परिस्थितियां थी जिसकी वजह से आपने 42 तक में हिस्सा नहीं लिया और जिसकी वजह से बहुत तरह की बातें आपको सुनने को मिली। अगर इतिहास में इतनी जटिल और तनावपूर्ण परिस्थितियां पैदा हो गई हों तो संकीर्णता इतिहास के खिलाफ अपराध है। कौन आपके साथ आना चाहता है, कौन आपके साथ नहीं आना चाहता है, ये उनका मसला है। लेकिन हम हिंदुस्तान की व्यापक जनता की लामबंदी के साथ उनसे मिलना चाहते हैं। तो हो सकता है कि आपके अगल बगल में कोई कल्चरल मोर्चा हो जिसको आप ऑफर कीजिए, वो आ जाए, फिर कल जाके बोल मार ये इप्टा तो जैसा बस ऐसा ही ऐसा गीत गाते रहता है। वो जो भी कहें, लेकिन फिर भी उनसे मोर्चा बनाने की जो दरकार है ये इतिहास की ज़रूरत का हिस्सा है और इतिहास की ज़रूरतों को उसकी ज़रूरत के हिसाब से कंप्लाइंस किया जाता है। हम एकदम बहुत हार्ड एग्जाम्पल दे रहे हैं कि मोदी से हम इतनी नफरत करते हैं, सीधा सीधी बोलने में मुझको दिक्कत नहीं है, लेकिन कल अगर पता चले कि इंडियन पार्लियामेंट को मिलिट्री ने घेर लिया और वहाँ टेक ओवर होने की तैयारी चल रही है, तो क्या हम नहीं कहेंगे कि चुनी हुई जो सरकार है उसको सत्ता वापस किया जाए। उसी मोदी से जिससे हम नफरत करते हैं उसके सत्ता की, तो पॉलिटिकल आदमी, कल्चरल आदमी पॉलिटिकली रिएक्ट करता है और उस पॉलिटिकल रिएक्शन में आपके पसंद नापसंद के लिए जगह बहुत कम है। इसीलिए कृपया इसका ख्याल रखें। इतिहास के नीड के हिसाब से हमको एक बड़े कल्चरल फंड की ज़रूरत है और उसी हिसाब से नए मुद्दों के तलाश और गीतों के पैकेज, सौंदर्य चेतना के विस्तार, इन तमाम सवालों की जो ज़रूरत हैं, इन ज़रूरतों को कंप्लाइंस करेंगे तो शायद हम लड़ेंगे। असल में जिस चीज़ से हमको लड़ना है वो चीज़ है आइडियोलॉजिकल हेजेमनी। और ये दूसरी तरह से मैं इस बात को कह के ख़त्म करना चाहता हूँ, ये हेजेमोनिस्टिक आइडिया असल में होता क्या है। एक औरत है, उसका हस्बैंड उसकी पिटाई करता है, दारू पी के, कमाता भी बहुत है लेकिन बच्चों को पैसा भी नहीं देता है, खाना भी ठीक से घर में नहीं लाता है। आपके जैसा 4 आदमी वहाँ जाके इकट्ठे उससे कहें कैसा है भाई, कि तुम्हारा हस्बैंड तुमको इतना कूटता है,
तो चलो तलाक मतलब तो ज़्यादा ही हो जाएगा, केस भी मत करो। लेकिन हम लोग 5 आदमी मिल के उसकी लानत मलामत करते हैं। अगर वो जवाब में कहे कि फ़लानी सती तो अपने बुढ़िया पति को अपने कंधे पे बिठा के वैश्यालय ले जाती थी, आप तो मेरा परलोक ही खराब कर रहे हैं। तो जिनको आप मुक्ति देना चाहते हैं वो मुक्ति की आकांक्षा से युक्त हों, आवश्यक नहीं है। उसी की बात मैं कर रहा था, उस आकांक्षा से कल्चर उसको परिचित कराता है। पिटती हुई औरत की पीड़ा, पिटती हुई औरत का दर्द, और वो जब उठ के धीरे धीरे मंच पे खड़ी होती है तो उसी पितृसत्ता के गर्भ से मुक्ति लेके, जो कल कह रही थी कि हमारा तो आप परलोक ही खराब कर रहे हैं, उसी औरत के साथ वो भी धीरे धीरे खड़ी होती है। यही तो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन है, और यही है उसकी आकांक्षाओं से उसकी मुलाकात जो कला और संस्कृतियाँ किया करती है। शुक्रिया।